नमस्कार साथियों, आज फिर मैं लगातार तीसरे दिन राजस्थान का इतिहास आपको पढ़ाने के लिए आपके सामने हूँ। एक बार फिर मैं आपको सूचित कर रहा हूँ कि जो भी लाइव क्लासेस के द्वारा या जो भी वीडियोज़ के द्वारा आपको पढ़ाया जा रहा है, आप इनके सुनिश्चित नोट्स तैयार कर लें। एक दिन ऐसा आएगा कि लगभग 3 महीने के अंदर जो आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, आपको अपने घर बैठे शानदार नोट्स पढ़ने को मिल जाएंगे और आपको पढ़ने के लिए एक अच्छी सी सामग्री तैयार हो जाएगी। इसलिए आप रेगुलर पढ़ें, एज एक टाइम के अनुसार पढ़ें। जो भी आप पढ़ते हो डेली उनको तैयार भी कर लें साथ साथ। दूसरे दिन का पढ़ने से पहले आपके दिमाग में ये चलना चाहिए था कि कल सर ने क्या पढ़ाया था, कल मैंने क्या पढ़ा था, कितना मुझे याद है। जैसे हम बात करें कि कल हमने पढ़ी थी कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता के बारे में पहले बता चुका हूँ। इस सभ्यता को हम 2 पार्टों में पढ़ेंगे। पहले पार्ट में कल हमने पढ़ लिया था, लगभग मूल बातें पढ़ ली थी। आज इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। तो ये है कालीबंगा सभ्यता। बता चुका हूँ हनुमानगढ़ जिले के अंदर है, घग्गर नदी के किनारे है। एक बार फिर चर्चा करेंगे कालीबंगा सभ्यता की। कालीबंगा सभ्यता की बात करें हम तो कालीबंगा शब्द का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। काले रंग की चूड़ियाँ या ये कालीबंगा सभ्यता सिंधी भाषा का शब्द है। ये सभ्यता अपने राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के अंदर पाई गई है और हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे पाई गई है। घग्गर नदी के बारे में मैंने बताया था, राजस्थान की एकमात्र नदी जो हिमालय पर्वत से निकलती है। इसके अलावा ऐसी और कोई भी दूसरी नदी नहीं है जो हिमालय पर्वत से निकली हो तथा राजस्थान के अंदर बहती हो। कहते हैं कि वर्तमान में ये नदी अपने मूल स्थान पे नहीं बह रही है, मतलब इसके पानी का आवागमन बंद हो गया है। काजरी जोधपुर की एक संस्था है जो मरुस्थल के अंदर वनों को लगाने के लिए या पशुओं के अंदर इम्प्रूवमेंट करने के लिए या फसलों में इम्प्रूवमेंट करने का कार्य करती है, मतलब मरुस्थलीकरण को कम करने का प्रयास कर रही है। उस संस्था ने हाल ही में बताया है कि ये घग्गर नदी वर्तमान में जैसलमेर का एक दलदली क्षेत्र है जिसको कहते हैं लाठी सीरीज, उस लाठी सीरीज के अंदर बह रही है। तो ये घग्गर नदी की बात होगी। उसके बारे में बात करेंगे कि इस सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम इटली के उदिने शहर के रहने वाले थे एल.पी. टेसीटोरी ने बताया था। कहते हैं कि एल.पी. टेसीटोरी अपने बीकानेर आए। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह थे। महाराजा गंगा सिंह ने एल.पी. टेसीटोरी को बीकानेर का इतिहास लिखने की जिम्मेदारी सौंपी। कहते हैं कि इतिहास लेखन के दौरान आसपास के क्षेत्रों का भ्रमण किया। जब वे कालीबंगा के पास से गुजर रहे थे तो उन्होंने यहाँ पे एक ऐसा क्षेत्र को देख करके कहा कि यहाँ पर किसी न किसी प्रकार की प्राचीन सभ्यता है, लेकिन मूल रूप से इस स्थल का खोजकर्ता हम 1951-52 में अमलानंद घोष को मानते हैं। इसके अलावा इसकी उत्खनन करता हम बीबी लाल तथा बीके थापर को मानते हैं, जिन्होंने 1961 से लेकर 1969 तक क्या किया था, इसका उत्खनन किया था। इसके अलावा छोटी सी बात हम सिंधु घाटी सभ्यता की करते हैं। विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के 2 स्थल हैं जो सबसे बड़े माने जाते हैं। दोनों पाकिस्तान में है। एक का नाम है हड़प्पा, दूसरे का नाम है मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रथम व सेकंड राजधानी हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो को ही माना गया है, लेकिन जो तीसरी राजधानी बताई है सिंधु घाटी सभ्यता की डॉक्टर दशरथ शर्मा ने, उन्होंने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी के रूप में चिन्हित किया है। इसके अलावा मैंने चौथी बात कल आपको बताई थी कि जो भी सभ्यताएं हैं 2 टिल्लों के रूप में मिली हैं। एक टिल्ला है पश्चिमी टिल्ला जो थोड़ा ऊंचाई पर स्थित होता था, दूसरा टिल्ला होता था पूर्वी टिल्ला जो थोड़ा नीचाई पर स्थित होता था। पश्चिमी टिल्ले के अंदर जनसंख्या कम होती थी, अमीर लोग निवास करते थे। पूर्वी टिल्ले के अंदर गरीब लोग निवास करते थे, जनसंख्या वहाँ की ज्यादा होती थी। सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो लगभग सभ्यताओं के अंदर दोनों टिल्लों को एक साथ दुर्गीकृत किया जाता था। कई सभ्यताओं के अंदर एक टिल्ले को स्पेशल दुर्गीकृत किया गया, दूसरे टिल्ले को बाद में दुर्गीकृत किया गया या दूसरी दीवार से दुर्गीकृत किया जाता था। कालीबंगा सभ्यता के अंदर भी 2 टिल्ले मिले हैं। पश्चिमी टिल्ले के अंदर अमीर लोग, पूर्वी टिल्ले के अंदर गरीब जनता निवास करती थी, लेकिन दोनों टिल्लों को एक साथ ही दुर्गीकृत किया गया है। इसके बाद में हमने इस सभ्यता के मकानों की बात की थी
कि इस सभ्यता के अंदर जो मकान बने हैं वो पहले कच्ची ईंटों से बने होते थे, बाद में उनको पक्की ईंटों से निर्माण किया गया था। जो मुख्य रूप से घरों के प्रवेश द्वार थे या मुख्य प्रवेश द्वार थे वो मूल सड़क के ऊपर न खुलकर गलियों के अंदर खुला करते थे। दीवारों के अंदर दरारें होने के कारण यह ऐसा अनुमान लगाया गया कि इस सभ्यता में भूकंप आए थे और विश्व में सर्वप्रथम भूकंप के अवशेष भी कहाँ पे मिलते हैं, हमें कालीबंगा सभ्यता के अंदर ही मिलते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है कि विश्व में सर्वप्रथम भूकंप के अवशेष कहाँ पे मिले हैं। इसके अलावा हमने इस सभ्यता की सड़कों की बात की थी। सड़कें थी वो समकोण पर काटती हुई थी आपस के अंदर। इस पत्ती को ग्रिड पत्ती कहा गया है, चेमसफोर्ड पत्ती कहा गया है या ऑक्सफोर्ड पद्धति भी कहा गया है। भारत का एक शहर है चंडीगढ़ शहर जो एकमात्र इसी ग्रिड पत्ती के ऊपर बसा हुआ है। दोस्तों आज हम आगे की बात करेंगे, इस सभ्यता के धार्मिक सामाजिक जीवन से रिलेटेड बातें करेंगे। एक नंबर पे इस सभ्यता की बात करेंगे हम धर्म से रिलेटेड, मतलब यहाँ के लोगों के दैनिक जीवन में धर्म का क्या महत्व था। धर्म की बात करें तो यहाँ पर एक पुरोहित की मूर्ति मिली है, पुरोहित की मूर्ति मिली, लेकिन साथ ही ध्यान रखना इस सभ्यता में किसी प्रकार का कोई मंदिर नहीं मिला है, स्पेशल है मंदिर नहीं मिला। तीसरी चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे एक स्वास्तिक, आपने जो साथी हुए साथिया स्वास्तिक का चिन्ह मिला है। इसके अलावा चौथी बात करें तो जो घर होते थे, मकान बने होते थे, घर के बाहर चबूतरे बने होते थे बड़े बड़े, उन चबूतरों के ऊपर एक साथ 6 हवन कुंड मिले हैं। तो कहते हैं कि इस सभ्यता के लोगों का मुख्य रूप से मंदिरों की तरफ तो किसी प्रकार का आकर्षण नहीं था, लेकिन हवन कुंड यानी कि होम करने की तरफ आकर्षण था। और इन्हीं हवन कुंडों के पास कहते हैं कि हड्डियां मिली हैं जानवरों की, और हड्डियां मिलने के अनुसार अनुमान लगाया गया कि इन लोगों का बलि प्रथा के अंदर विश्वास था। दोबारा देखेंगे, धर्म पुरोहित की मूर्ति मिली है, मंदिर नहीं मिले हैं किसी भी प्रकार के, स्वास्तिक या साथिया का चिन्ह मिला है, घर है, घरों के बाहर चबूतरे मिले हैं, और चबूतरों के बाहर क्या होते थे 6 अग्निकुंड। कितने अग्निकुंड होते थे? 6 अग्निकुंड के क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं, या जिनको हवन कुंड भी बोलते थे, जिनके पास हड्डियां मिली हैं। हड्डियों के देखकर अनुमान लगाया था कि इस सभ्यता में बलि प्रथा भी थी। धर्म के बाद में दूसरी बात करेंगे हम श्रृंगार। प्रत्येक सभ्यता का एक स्पेशल पॉइंट रहता है श्रृंगार। वर्तमान सभ्यता का भी श्रृंगार महत्वपूर्ण पॉइंट है। श्रृंगार की बात करूं तो श्रृंगार के लिए जो फेमस स्थान है वो पाकिस्तान के अंदर पड़ता है चौंदड़ो, एकमात्र स्थल जहां से लिपस्टिक या सूर्य प्रसाधन के अवशेष मिले वो कौन सा? चौंदड़ो, पाकिस्तान। लेकिन हम कालीबंगा के श्रृंगार की बात करेंगे तो कालीबंगा में श्रृंगार के रूप में यहाँ पे हाथी दांत का कंगा मिला है, हाथी दांत का कंगा मिला है। दूसरी चीज यहाँ पे आईना मतलब शीशा मिला है। तीसरी चीज यहाँ से इंपॉर्टेंट मिली है तांबे की पिन। हालांकि ये सभ्यता खासी दिन सभ्यता है, लेकिन महिलाओं को जो बाल इकट्ठे रखने के लिए या बाल गूंथने के लिए जो पिन काम में लेते हैं वो पिन किस प्रकार की मिली है? तांबे की पिन मिली है। चौथी बात करेंगे हम बर्तन, इस सभ्यता के बर्तन, और इन बर्तनों को हम बोल सकते हैं मर्द भांड। मिट्टी से बने होते थे। इन मर्द भांडों का निर्माण किससे होता था? मिट्टी से निर्माण होता था। दूसरी बात करें तो इनमें जो प्रमुख रंग होता था वो रंग होता था लाल रंग। याद रखना, बहुत बार पूछा जा चुका है, लाल रंग का जो बर्तन बने होते थे उनके ऊपर दारियां बनी होती थी, और ये जो दारियां बनी होती थी ना ये काले रंग की होती थी, और काले के अलावा दारियों में सफेद रंग भी काम में लिया करता था। जहाँ वर्तमान में हम अपने मटका देखते हैं, पका हुआ मटका लगभग लाल कलर का होता है, उस पर चिड़ियों के चित्र, कबूतर के चित्र, तोते के चित्र ब्लैक में या हरे रंग के अंदर बना दिए जाते हैं। तो ये जो बर्तन थे या मर्द भांड मिले हैं इस सभ्यता में, ये बर्तन मिट्टी से बने होते थे। इनका प्रमुख रंग कैसा होता है? लाल रंग होता है। इसके ऊपर काले तथा सफेद रंग की क्या होती है? धारियां मिली है। इसके अलावा इस सभ्यता के जो बर्तन थे वो बर्तन मिले हैं बेलनाकार, और बेलनाकार बर्तन मिलने के कारण कहते हैं कि इस सभ्यता का संबंध ईरान की सभ्यता से रहा है। मतलब ईरान की सभ्यता में जो बर्तन काम में लिए जाते थे वो बेलनाकार बर्तन काम में लिए जाते थे।
इसके अलावा मिट्टी की खिलौना गाड़ी मिली है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, मिट्टी की खिलौना गाड़ी मिली है। इसके अलावा शतरंज के पासे मिले हैं, और ये शतरंज के जो पासे मिले हैं, ये शतरंज के पासे भी किससे बने होते थे? मिट्टी से बने होते थे। दोबारा देखो, मर्तन या मर्दभान मिट्टी से बने होते थे, प्रमुख रंग लाल रंग होता था, काले व सफेद रंग की दाढ़ी होती थी, बर्तन बेलनाकार होते थे लगभग। ईरान की सभ्यता से इनका संबंध माना गया है। मिट्टी की खिलौना गाड़ी मिली है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न। शतरंज के क्या मिले हैं? पासे मिले हैं। अब बात करेंगे चौथे नंबर की, यहाँ पर कर्सी। इनकी जो कर्सी थी, उस कर्सी को नाम दिया गया है मिश्रित कर्सी। मिश्रित कर्सी का मतलब इसकी कर्सी के अंदर पशुपालन भी था और पशुपालन के अलावा कृषि भी थी। कृषि की अगर हम बात करें, कृषि की अगर बात करें तो ये फेमस है, कृषि के लिए फेमस है। कहते हैं कि एकमात्र सभ्यता, एकमात्र जुते हुए खेत के अवशेष इसी से मिले। इसके अलावा दो फसलों की एक साथ जुताई मिली है, और दो फसलें जो एक साथ जुती जाती थी वो है गेहूं और जौ। इसके अलावा यहां से फसल मिली है कपास, जिसको सिंधु भाषा में कहा जाता था, या सिंधु भाषी कहते थे सिंडन। कपास का एकमात्र विश्व की सभ्यताओं में अवशेष यहीं से मिला है। इसके अलावा चावल की भूसी भी मिली है, चावल की भूसी भी यहां से मिली है। पशुपालन की बात करें तो इन लोगों का कहते हैं प्रिय पशु, ये लोग अपना प्रिय पशु ऊंट को मानते थे। एक छोटी सी बात कहूं, एक चित्र मिला है जिसमें ऊंट है, ऊंट से रस्सी जुड़ी हुई है और उस रस्सी को पकड़ के आगे कौन चल रहा है? एक आदमी चल रहा है। ऐसा एक चित्र कहां से मिला है? कालीबंगा सभ्यता से मिला है। दूसरा इनका जो प्रिय पशु माना गया है वो कुत्ते को माना गया है। कहते हैं कि शव जो दफनाते थे उनके अंदर भी कुत्तों की क्या मिली है? हड्डियां मिली हैं। यहाँ के लोग भेड़ से भी जानकार थे, बकरी के भी जानकार थे, लेकिन यहाँ के लोग दो पशुओं से जानकार नहीं थे। दो पशु तथा एक धातु से जानकार नहीं थे। दो पशु थे अपनी गाय प्लस घोड़े से क्या थे? अनजान थे। इसके अलावा लोहे धातु से भी क्या थे? ये अनजान थे। इन तीनों बातों से ये अनजान थे। इसके अलावा बात करें तो एक सिक्का मिला, यहाँ से सिक्का, वो जो सिक्का मिला ना, उस सिक्के की एक तरफ तो एक स्त्री का चित्र बना हुआ है और उस सिक्के की दूसरी तरफ एक व्याघ्र, और व्याघ्र का मतलब होता है चित्ता या चित्ते का चित्र बना हुआ है। स्त्री के चित्र से अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पर जो परिवार थे मात्र सतात्मक परिवार थे। सभ्यता थी नगरीय सभ्यता थी। दो प्रश्न बार बार पूछे जा चुके हैं। कालीबंगा सभ्यता मात्र सतात्मक थी, शहरी थी या ग्रामीण थी? शहरी थी, मतलब नगरीय थी। नॉर्मल सी बात है, शहरों के अंदर जो परिवार रहते हैं वहां पे पत्नियों की ज्यादा चलती है, पतियों से, ध्यान रखना। और गांवों के अंदर जो परिवार होते हैं वहां पर पतियों की ज्यादा चलती है, पत्नी से। तो जो मात्र सतात्मक परिवार आ गए तो मतलब शहर है, और पितृ सतात्मक परिवार आ गए तो मतलब क्या है? ग्रामीण है। तो मात्र सतात्मक परिवार थे, ये क्या थे? कि नगरीय सभ्यता थी। दोबारा देखो, कालीबंगा सभ्यता धर्म की बात करें तो पुरोहित की मूर्ति मिली है, मंदिर के यहाँ पर अवशेष नहीं मिले हैं, स्वास्तिक का चिन्ह मिला है। इसके अलावा प्रत्येक घर के बाहर 6 अग्निकुंड मिले हैं, पास में हड्डियां भी मिली है। कहते हैं कि यहाँ के लोग बलि प्रथा से भी क्या थे? संबंध रखते थे। श्रृंगार के अंदर हाथी दांत का कंगा मिला है, आईना मिला है, तांबे की पिन मिली है, मतलब ये कांसे की पिन थी लेकिन इससे तांबे की पिन भी मिली है। विश्व के अंदर बात करें तो विश्व के सभ्यता स्थलों में या सिंधु घाटी के सभ्यता स्थलों में चहुंद्रो एकमात्र एक ऐसा स्थल है जो सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुओं के लिए जाना जाता है। कहते हैं यहाँ पर मनकों की माला मिली है। इसके अलावा लिपस्टिक की भी अवशेष मिले हैं। प्रश्न भी पूछा जा चुका, जो कहाँ पर स्थित है? अपने पाकिस्तान के अंदर स्थित है। इसके अलावा बर्तन, मर्द भांड की बात करें, मिट्टी के बर्तन बने हुए हैं। रंग कैसा है? लाल रंग है।
काले व सफेद रंग की धारियां बनी हुई हैं। बर्तन बेलनाकार है, ईरान की सभ्यता से संबंध माना जाता है। मिट्टी की खिलौना गाड़ी मिली है, शतरंज के क्या मिले हैं, पासे भी मिले हैं। इसके अलावा जो सिक्का मिला है उस पर एक तरफ स्त्री का चित्र बना हुआ है, दूसरी तरफ व्याघ्र चित्ते का चित्र बना हुआ है। स्त्री के चित्र से अनुमान लगाया गया है कि ये मात्र शतात्मक सभ्यता थी और नगरीय सभ्यता थी। कृषि है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पक्का प्रश्न पूछा जाता है। मिश्रित कृषि, मिश्रित कृषि होती थी मतलब पशुपालन व कृषि का कार्य दोनों होता था। इनका प्रिय पशु ऊंट। एक ऐसा चित्र भी मिला है कि पीछे पीछे ऊंट चल रहा है और एक रस्सी से एक व्यक्ति रस्सी को पकड़े, एक व्यक्ति उसके आगे आगे चल रहा है। प्रमुख पशु कुत्ते को भी माना गया है। भेड़ बकरी से ये लोग जानकार थे। इसके अलावा गाय, घोड़े तथा लोहे वस्तु से ये अनजान हुआ करते थे। पशुओं में, इसके प्रमुख पशुओं में हम चित्ते को भी मानते हैं। कृषि, एकमात्र जुते हुए खेत के अवशेष यहीं से मिले हैं। दो फसलों की एक साथ जुताई के अवशेष मिले हैं, मतलब दो फसलें एक साथ बोई जाती थी। गेहूं व जौ दोनों एक साथ बोई जाती थी। कपास, विश्व में एकमात्र कपास की खेती के अवशेष यहीं से मिले, जिसको सिंडन के नाम से जाना जाता था। और इसके अलावा हम बात करें तो चावल की भूसी के अवशेष भी यहीं से मिले हैं। अब हम इस सभ्यता के बारे में आगे देखेंगे। इस सभ्यता के कहते हैं कि यहाँ के सभ्यता के लोग शल्य चिकित्सा के जानकार थे। शल्य चिकित्सा मतलब चीर फाड़ के भी जानकार थे। कहते हैं कि यहाँ पर एक खोपड़ी मिली है और उस खोपड़ी के अंदर 6 छिद्र, 6 अलग अलग प्रकार के छिद्र निकाले गए हैं। मतलब उस खोपड़ी का किसी बीमारी के कारण इलाज करने का प्रयास किया गया है। चीर फाड़ करके उस रोग को समाप्त करने का प्रयास किया गया है। तो 6 छिद्रों वाली खोपड़ी मिली है। 6 छिद्रों वाली खोपड़ी मिली है। मतलब शल्य चिकित्सा के जानकार थे। कौन सी चिकित्सा के? शल्य चिकित्सा के ये लोग जानकार थे। इसके अलावा हम इस सभ्यता के आगे की बात करें, दाह संस्कार। दाह संस्कार कहते हैं कि इस सभ्यता के लोग 3 प्रकार के दाह संस्कार के अंदर विश्वास रखते थे। दाह संस्कार एक होता था आंशिक, मर्द व्यक्ति को नॉर्मल यूं ही कुछ कार्यकलाप करके छोड़ दिया करते थे जंगलों के अंदर। दूसरा है कलश। कलश का मतलब मर्द व्यक्ति के साथ एक कलश रखा करते थे। कलश के अलावा उसके साथ आईना, यानी कि कुछ खाने पीने की वस्तु भी रखते थे। कुछ खाने पीने की वस्तु भी रखते थे, मतलब उसको एक कवर के रूप में गाड़ने से पहले उस कवर के अंदर कलश रख देते थे, आईना रखते थे, कुछ खाने पीने की वस्तु रखते थे। मतलब पुनर्जन्म में विश्वास था। पुनर्जन्म में यहाँ के लोगों को विश्वास था। और उसका पूर्ण समाधान, मतलब या तो उसको गाड़ देते थे या उसको जला देते थे। इस पूर्ण समाधान के अंदर जो पैर होते थे, पैर अपने उत्तर की तरफ होते थे, पैर अपने दक्षिण की तरफ होते थे। और जो सिर होता था वो सिर उत्तर दिशा की तरफ होता था। इस प्रकार की जो कब्र होती थी, उन कब्रों को याद रखना चिरायु कब्र कहा जाता था। किस कब्र के नाम से जाना जाता था? चिरायु कब्र के नाम से जाना जाता था। एक और इम्पोर्टेंट है, इस समय की, इस सभ्यता की जो कब्र होती थी वो कब्र अंडाकार खोदी जाती थी। किस प्रकार की होती थी कब्र? अंडाकार खोदी जाती थी। अब इसके अलावा बात करेंगे इस सभ्यता का कालक्रम। इस सभ्यता का कालक्रम है वो 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक माना गया है। और इसको मानने का जो आधार बनाया गया कि किस आधार पर है, वो विधि है C14, या उस विधि को नाम दिया गया कार्बन डेटिंग। देखो इसके आधार पर किस प्रकार पता लगा। कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु या प्राकृतिक कोई भी वस्तु है, उस प्राकृतिक वस्तु के अंदर कार्बन पाए जाते हैं। और 2 प्रकार के कार्बन पाए जाते हैं। एक पाया जाता है C14, एक पाया जाता है C12। कहते हैं कि ये जो C14 है, समय के अनुसार उस वस्तु में C14 कम होता रहता है, जबकि ये C12 स्थायी बना रहता है। दोनों की मात्रा शुरुआत में समान होती
होती है, समय के अनुसार ये कम हो जाता है और वह उसी मात्रा के अंदर बना रहता है। जितना कम होता है उसके आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि ये वस्तु कितनी पुरानी हो चुकी है। मतलब C12 के अकॉर्डिंग या C12 से तुलना करने पर जितना कम पाया जाता है उसके अकॉर्डिंग ही समय का या उस वस्तु की आयु का निर्धारण किया जाता है। ये जो कार्बन डेटिंग विधि है ना, कार्बन डेटिंग विधि, इसका देने वाला व्यक्ति का नाम है विलियम लिबी। विलियम लिबी ने इस विधि की खोज 1940 में शिकागो विश्वविद्यालय में की थी। 1960 में विलियम लिबी को इस विधि के लिए या इसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। तो याद रखना, कार्बन डेटिंग या C14 विधि का जनक किसको माना जाता है? विलियम लिबी को माना जाता है। 1940 में शिकागो विश्वविद्यालय में इन्होंने इसकी खोज की थी और 1960 में इनको नोबेल पुरस्कार से भी क्या किया गया था? नवाजा गया था। अब बात करते हैं इस सभ्यता का अवसान या समाप्ति किस प्रकार हुई थी। दो व्यक्ति बताते हैं अलग अलग। एक तो डॉक्टर दशरथ शर्मा बताते हैं, और दशरथ शर्मा तो कहते हैं कि प्राकृतिक आपदा, और प्राकृतिक आपदा के अंदर हम क्या मान सकते हैं? या तो घग्गर नदी के अंदर बाढ़ आ गई, या किसी प्रकार का कोई भूकंप आ गया था। मतलब बाढ़, भूकंप, अतिवृष्टि या किसी प्रकार का अकाल के कारण ये सभ्यता समाप्त हो गई थी। लगभग ये भूकंप को स्पेशल मानते हैं। किसको मानते हैं? भूकंप। और एक है दूसरे केनेडी, और केनेडी मानते हैं संक्रामक रोग। जैसे वर्तमान में कोविड-19 ये जो कोरोना वायरस संक्रामक रोग फैला हुआ है, इसी प्रकार के संक्रामक रोग पहले फैलने के कारण, जिसका किसी प्रकार की कोई वैक्सीन नहीं मिलने के कारण या उपचार न होने के कारण एक दूसरे व्यक्तियों में फैलते गए और धीरे धीरे पूरी सभ्यता क्या हो गई थी? समाप्त हो गई थी। जैसा वर्तमान में हम विश्व को देख रहे हैं, कोविड-19 का कहर कोविड-19 अपना कहर पूरे विश्व के ऊपर ढा रहा है। उसी प्रकार कहते हैं कि किसी प्रकार का कोई संक्रामक रोग पैदा हो गया था जिसका इलाज नहीं कर पाया गया, और धीरे धीरे या एक के बाद पूरी की पूरी सभ्यता क्या हो गई थी? समाप्त हो गई थी। तो अब देखेंगे कालीबंगा 6 छिद्रों वाली एक खोपड़ी मिली है। उस खोपड़ी को देखकर अनुमान लगाया गया था कि यहाँ के लोग शल्य चिकित्सा के क्या थे? जानकार थे। दाह संस्कार की बात करें तो 3 प्रकार के दाह संस्कार होते थे। आंशिक, मतलब नॉर्मल व्यक्ति को यूं ही छोड़ दिया जाता था। कलश, मतलब उसको कब्र में गाड़ते समय उसके पास आईना रखा जाता था, या किसी प्रकार की अन्य वस्तुएं भी रखी जाती थी, यानी कि उसके पुनर्जन्म के अंदर विश्वास से किया जाता था। पूर्ण समाधान पैर दक्षिण में, सिर उत्तर के अंदर। इस प्रकार की कब्र को क्या कहा जाता था? चिरायु कब्र कहा जाता था। कब्रों की आकृति किस प्रकार की होती थी? अंडाकार आकृति होती थी। कालक्रम की बात करें तो इस सभ्यता का कालक्रम 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व रखा गया है। इस कालक्रम की घोषणा का आधार C14 या कार्बन डेटिंग विधि को माना गया है। प्रत्येक वस्तु के अंदर 2 प्रकार के कार्बन पाए जाते हैं, एक C12 पाया जाता है, एक C14 पाया जाता है। जब उस वस्तु का निर्माण होता है तो दोनों प्रकार के कार्बनों की संख्या या मात्रा बराबर होती है। समय के अनुसार C12 तो सेम रहता है अपनी पोजीशन में, लेकिन C14 के अंदर कमी आती रहती है। C12 की बजाय C14 में कितनी कमी आई, उसके आधार पर उस वस्तु की आयु को ज्ञात किया जाता है या आयु को पता लगाया जाता है। C14 या कार्बन डेटिंग विधि के जनक माना जाता है विलियम लिबी को, जिन्होंने इसका आविष्कार या इसकी खोज शिकागो विश्वविद्यालय अमेरिका के अंदर की थी। 1960 में विलियम लिबी साहब को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अवसान या समाप्ति की बात करें तो डॉक्टर दशरथ शर्मा कहते हैं कि भूकंप के कारण या प्राकृतिक आपदा आने के कारण ये सभ्यता क्या हो गई थी? समाप्त हो गई थी। जबकि केनेडी साहब कहते हैं कि किसी प्रकार के संक्रामक रोग, मतलब जो छुआछूत होने से एक दूसरे में फैलता है, जिसका किसी प्रकार का कोई निश्चित समय रहते इलाज या वैक्सीन तैयार नहीं की गई और धीरे धीरे पूरी सभ्यता क्या हो गई थी? समाप्त हो गई थी। धन्यवाद साथियों, कालीबंगा सभ्यता अपनी पूरी हो चुकी है। अब इसके अलावा हम गणेश्वर सभ्यता है, आर्य सभ्यता है, सोनाली सभ्यता है, कई प्रकार की सभ्यताओं को हम पढ़ेंगे। सभ्यताएं पढ़ने के बाद में हम मध्यकाल के बारे में पढ़ेंगे, जितने भी अभिलेख हैं सब पढ़ेंगे। मेरे कहने का मतलब यही है कि प्रत्येक टॉपिक को हम गहनता से पढ़ेंगे
आपके जो भी नोट्स हैं वो अच्छे तरीके से तैयार होंगे। 20, 25 या 30 दिन में जब ये सिलेबस क्लियर हो जाएगा तो आपको घर बैठे अपनी हिस्ट्री, राजस्थान हिस्ट्री के नोट्स अच्छी तरीके से तैयार हो जाएंगे। इसी प्रकार सुनील जी खोज सर आपको राजस्थान जियोग्राफी के बिल्कुल क्लियर तरीके से नोट्स तैयार करवा देंगे घर बैठे। सौरभ जी झाझड़िया सर आपको रीजनिंग तथा मैथ के नोट्स तैयार करवा देंगे घर बैठे। इसके अलावा अपने बालोटिया जी सर आपको हिंदी के नोट्स तैयार करवा देंगे। सुनील जी कुलरी सर आपको साइंस के नोट्स तैयार करवा देंगे। इसके अलावा जल्दी ही लाइव क्लास शुरू होने के तत्पश्चात प्रत्येक दिन 1 घंटे की लाइव क्लास रखी जाएगी प्रत्येक सब्जेक्ट की, जिसमें अकॉर्डिंग टू यू यानी कि आपके अकॉर्डिंग टीचर अच्छी तरीके से आपको सिलेबस कवर करवाएगा धीरे धीरे। और मैं जहाँ तक मानता हूँ कि इस बढ़ते हुए लॉकडाउन, अभी हम सुन रहे हैं कि लॉकडाउन 4 आ रहा है हमारे चारों तरफ भी, आस पड़ोस के अंदर भी। अब प्रवासी हैं अपने घर तो आएंगे, उनको भी मना नहीं कर सकते, अपने घर आएंगे, बाल बच्चे हैं सबके, वो आ रहे हैं तो कहते हैं कि कोरोना का प्रभाव थोड़ा बढ़ रहा है। मेरी आशा है और भगवान से यही दुआ करता हूँ कि हमारे बीच में जो कोरोना महामारी आई हुई है वो जल्दी से, जिस प्रकार आई थी तेजी से अचानक आई थी 14 मार्च का वो दिन आज भी हमें याद है कि बीच क्लास में सभी स्टूडेंटों के साथ बैठे, छात्रों के साथ बैठे बातों में मशगूल थे, पढ़ा रहे थे, आगे आने वाली एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे, सभी इसी प्रकार की चर्चा कर रहे थे कि टेस्ट कैसे होंगे सर जी, एग्जाम कब होगी, पटवारी की एग्जाम कब होगी, राजस्थान पुलिस की एग्जाम की घोषणा हो रही थी बार बार। इन बातों में बिल्कुल हम व्यस्त थे और अचानक कोरोना ने हमारे ब्रेक लगा दिए। हम प्रयास कर रहे हैं कि हम पुनः से एक ऐसी शुरुआत करें, उसमें इम्प्रूवमेंट करके शुरुआत करें, एक अच्छे तरीके से शुरुआत करें। हमारी जो टीम है जो आपको घर बैठे एक शानदार तैयारी करवाएगी। देखना आप आने वाली एग्जामों में आपको महत्वपूर्ण व इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ाए हुए से वहाँ पर मिलने के पूरे आपको चांस रहेंगे। मैं एक बार पुनः धन्यवाद देता हूँ। हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा इसके अलावा आप शेयर भी करें, जिससे हम जल्दी से जल्दी आपके सामने लाइव क्लासों का आयोजन कर सकें। धन्यवाद साथियों।